मान लीजिए कि आपका बच्चा आपके पास आता है और बोलता है कि इस बार भी नीट के एग्जाम में मेरा स्कोर 400 से 500 के बीच में रहेगा। तो जाहिर सी बात है, अब इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो मिलेगा नहीं, अब मिलेगा तो प्राइवेट मिलेगा या फिर कहीं कोई दूर दराज इलाके में कोई ऐसा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है जहाँ की रेटिंग रैंकिंग बहुत खराब है। ऐसे में मेरे लिए अब्रॉड का ऑप्शन अच्छा है, तो अगर बजट बनता है तो मुझे भेज दीजिए। अब आप सब लोग सोचते हैं कि इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो ये बजट 1 करोड़ से ऊपर का जाता है। अगर हम इसको कंपेयर करें अब्रॉड की कोई अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी की, वहाँ 7-8 लाख रुपए साल का खर्चा है, तो ये पूरा बजट वैसे ही 40-50 के अंदर हो जाता है। तो ये ऑप्शन तो अच्छा है, और वैसे भी नीट जब नेक्स्ट का एग्जाम आएगा, जब उसको पास करके ही लाइसेंस मिलेगा, तो फिर इंडिया से पढ़ें या अब्रॉड से करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में आप सब लोग बैठ के ये डिस्कस करते हैं कि अब्रॉड एक अच्छा ऑप्शन है। फिर आप रिसर्च करते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी देखते हैं जो आपको ठीक लगती है, उसके बाद आप अप्लाई कर देते हैं और आपका बच्चा वहाँ पहुँच जाता है। उसके बाद क्या आपका बच्चा ये नहीं बोलेगा कि नहीं हमसे गलती हो गई, यहाँ हमको आना ही नहीं चाहिए था, या ये नहीं बोलेगा कि इससे अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी में हम जा सकते थे बट हमने कुछ चीज़ें मिस कर दी, या फिर यहाँ की कंडीशन में मैं ढल नहीं पा रहा हूँ, मुझे वापस इंडिया आना है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। इनसे आप बच सकते हैं अगर कुछ चीज़ों के जवाब आपके पास होंगे, पहले ही आपने रिसर्च में उन सवालों को इंक्लूड कर लिया होगा। तो आज हम उसी में डिस्कस करेंगे डिटेल में। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाठक और आप देख रहे हैं एमबीबीएस डायरेक्ट। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से ऐसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो सब पूछते हैं, कई बार मिस कर देते हैं, और जहां मिस हो जाते हैं वहां पे बड़ी समस्या आती है। तो एक एक करके हम उन बहुत सारे सवाल जो कि आपको जानने चाहिए उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और आप जानेंगे कि हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप मिस कर रहे थे और आपको समझ में आ गई, या फिर क्लैरिटी नहीं थी, या फिर आप समझ रहे थे ये इतनी ऑब्वियस है कि इनको तो छोड़ो, क्या ही डिस्कस करना, बट वहाँ पे भी कहीं कहीं पेच फंसता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं बेसिक चीज़ें। एलिजिबिलिटी क्या क्या है? एलिजिबिलिटी डिसाइड करती है एनएमसी। अगर आप इंडियन हैं, अब्रॉड में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो एक एलिजिबिलिटी का पार्ट इंडिया की गवर्नमेंट भी डिसाइड करती है, जैसे कि पीसीबी में स्कोर आपका 50% से ऊपर होना चाहिए, या फिर आपका जो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 40% से ऊपर होना चाहिए, एज आपकी 17 ईयर या इससे ऊपर होनी चाहिए। ये सब चीज़ें तो इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही चलेंगी। नीट में आप क्वालिफाइड होने चाहिए, ये कोई भी क्राइटेरिया ऐसा नहीं है जो आप सोचे किसी फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी का है, उसके क्राइटेरिया अलग से आएंगे, लेकिन बेसिक मिनिमम एलिजिबिलिटी आपको कंफर्म करनी पड़ेगी। अब इतना तो होता ही है, जब कोई नीट में अच्छा स्कोर ला रहा है, अब्रॉड में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 50% से ऊपर का स्कोर तो उसका होगा ही, नीट में वो क्वालिफाइड होगा ही। अब दूसरी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एनआईओएस बोर्ड से होते हैं, नेशनल ओपन बोर्ड। अब ओपन बोर्ड से स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं कि हमको जाना है, तो इसमें रूल्स क्या कहते हैं, यहाँ पर है बहुत बड़ी कंफ्यूजन। एनएमसी पहले मना करती थी, एमसीआई थी, वो पहले मना करती थी कि ओपन के स्टूडेंट्स नहीं जा सकते, ओपन बोर्ड से 12th में पढ़े हुए स्टूडेंट्स, जिसने रेगुलर 12th नहीं पढ़ी है, उन लोगों को अलाउड नहीं है कि वो एमबीबीएस अब्रॉड से करके आए और इंडिया में आके प्रैक्टिस करें। फिर स्टूडेंट्स हाई कोर्ट चले गए, वहाँ पर जाने के बाद में उनको उनके पक्ष में फैसला आया कि नहीं, आप ओपन बोर्ड से हैं तो भी आप जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी कई बार ये रस्साकसी का खेल चलता रहता है, कभी डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट होते हैं, कभी नहीं होते हैं। हालांकि बाद में जाके एक्सेप्ट होते ही हैं, क्योंकि हाई कोर्ट की रूलिंग है इस चीज़ में, लेकिन कन्फ्यूजन हमेशा रहता है। तो अगर आप एनआईओएस बोर्ड से हैं, किसी भी ओपन बोर्ड से हैं, तो फिर आप इसमें अपनी पात्रता की जांच, एलिजिबिलिटी की जांच एक बार एनएमसी से करवा लें। आप लिखित में पहले ले लें, वहाँ पे ईमेल भेज के आप कंफर्मेशन ले लें, उसके बाद आप अप्लाई करें। और हम इस कंफ्यूजन की स्थिति में एनआईओएस के एडमिशन प्रोसेस को मैनेज नहीं करते, तो ये तो हमारी तरफ से बात हो गई। दूसरी बात है, फिर स्टूडेंट पूछते हैं कि गैप ईयर्स की क्या इसमें चीज़ें हैं, कि अगर 12th के बाद हमारा 2 साल का गैप है तो क्या यूनिवर्सिटी हमको लेगी? ये कंट्री वाइज डिसाइड होता है। जैसे बांग्लादेश हो गया, अब हालांकि कुछ स्टूडेंट जाते हैं वहाँ भी, वहाँ गैप 1 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। चाइना है, वहाँ गैप 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रशिया में ऐसी कोई बात नहीं है, किर्गिस्तान में ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस तरह से कंट्री वाइज या यूनिवर्सिटी वाइज आपके गैप ईयर्स की क्या वैल्यू रहेगी, काउंट होगा नहीं होगा, इन सब की चीज़ें यूनिवर्सिटी डिसाइड करने के बाद ही आप कर सकते हैं। फिर बात आती है कि क्या मल्टीपल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन समय रहते एक यूनिवर्सिटी में कैंसिल करवा दीजिए, ताकि आपका प्रोसेस दूसरे में सुचारू रूप से चलता रहे। कहीं ऐसा ना है कि कॉन्फ्लिक्टिंग एडमिशन प्रोसेस की वजह से आपको प्रॉब्लम आ जाए। तो इसलिए एक यूनिवर्सिटी आप जब कंफर्म कर लें तो बाकी सबसे एडमिशन का प्रोसेस अपना टर्मिनेट करवा दीजिए। फिर अब डॉक्यूमेंट रिलेटेड बातों पे आते हैं। एडमिशन लेटर की वैल्यू क्या है? आपने एडमिशन लेटर आपको मिल गया, तो क्या अब वीजा की गारंटी है? तो बिल्कुल भी नहीं। एडमिशन लेटर आपका सिर्फ यूनिवर्सिटी में प्राइमरी कंफर्मेशन करता है कि हाँ, आपके डॉक्यूमेंट्स ओके हैं,
उसके बेसिस पर आपको एडमिशन मिल गया है। अब उसके बाद भी आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा, फाइनेंशियल गारंटी देखी जाएगी, इसके अलावा आपके पासपोर्ट को भी इवेल्युएट किया जाएगा, बैकग्राउंड भी चेक होगा। तो सिर्फ एडमिशन लेटर आने पे आप ये मत मान लीजिए कि एडमिशन आपका 100% कन्फर्म है, आप जाएंगे ही जाएंगे। हो सकता है कि आपके फर्दर कोई भी डॉक्यूमेंट्स हों उसमें प्रॉब्लम आ जाए तो एडमिशन आपका कैंसिल हो जाए, जो कि मेडिकल टेस्ट हो सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट के साथ में क्या हुआ कि हेपेटाइटिस बी उसको था, मतलब हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव था, और उस केस में आप नहीं जा सकते, नहीं ट्रैवल कर सकते, कोई भी कंट्री आपको नहीं बुलाएगी। तो एडमिशन लेटर आ गया था, वीजा इनविटेशन लेटर भी आ गया, बट जब फिटनेस देखा गया तो फिर उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया गया। तो इस तरह की चीज़ें भी होती है, इसलिए हमारी तरफ से ये एडवाइस होती है कि जब आप अप्लाई करें तो उसके बाद जैसे आपका एडमिशन लेटर आ गया, आप तुरंत अपने ये मेडिकल फिटनेस के टेस्ट करवा लीजिए, जिसमें HIV टेस्ट होता है, हेपेटाइटिस बी टेस्ट होता है, चेस्ट एक्सरे होता है, और एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है किसी रेप्यूटेड डॉक्टर से, उसके स्टाम्प पे और इंग्लिश में लिखा होना चाहिए। तो इससे आपके साथ में आगे कोई फर्दर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये चीज़ें हैं। फाइनेंशियल गारंटी ये भी आपकी देखी जाएगी, आगे देखेंगे, मतलब आपके पास फीस पे करने का पैसा है या नहीं, तो उसको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है, तो ये भी चीज़ें देखी जाती हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं, और जब उनका एडमिशन प्रोसेस चलने लगता है उसके बाद कहते हैं मेरे पासपोर्ट में नाम लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल मनोज कुमार, और मेरी मार्कशीट पे नाम मेरा लिखा हुआ है मनोज कुमार सिंह। अब क्या करें, अब हमारे देख लीजिए, थोड़ा सा एडजस्ट करवा दीजिए, कहीं कुछ करवा दीजिए। तो ऐसे में कुछ होता नहीं है, कन्फ्यूजन होती है। आपका पासपोर्ट पे जो नाम है उसके हिसाब से आपका, और मार्कशीट पे जो नाम है वही आगे चलेगा। अब दोनों में कॉन्फ्लिक्टिंग नाम है, किसी में अलग नेम है, तो नेम तो अगर एक नहीं है, या किसी के फादर्स नेम में मिस्टेक है, मदर्स नेम में मिस्टेक है, तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो अप्लाई करने से पहले आप ये चेक कर लीजिए कि आपका जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें कि एक पासपोर्ट हो गया, एक आपका 12th की मार्कशीट हो गई, 10th की मार्कशीट हो गई, इन सब में नेम बिल्कुल सेम है। ऐसा ना हो कि नाम कुछ अलग है। और 3 ही डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है, एक तो पासपोर्ट, दूसरी 12th की मार्कशीट, तीसरी 10th की मार्कशीट। इनमें सब डिटेल एक्यूरेट होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि अरे अब लास्ट मोमेंट पे फंसने वाली बात हो जाती है, इसलिए हम इसको सबसे पहले चेक करते हैं। और अगर आपके नेम में कहीं कोई मिस्टेक है तो आप अप्लाई तब करें, पहले आप उसको करेक्ट करवा लें। ऐसा नहीं है कि पहले आप एनरोलमेंट हमारे साथ करवा लीजिए, करेक्ट करवाते रहिए, नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपकी जब तक कि सारे डॉक्यूमेंट्स ओके नहीं होते। फिर पासपोर्ट कौन बनवाएगा, कई बार स्टूडेंट कहते हैं नहीं पासपोर्ट तो कंसल्टेंसी बनवाएगी। कंसल्टेंसी पासपोर्ट नहीं बनवा सकती, पासपोर्ट आपका बनेगा आपके द्वारा ही। वहाँ जाके आपके बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होंगे, मतलब कि फिंगरप्रिंट वगैरह लिए जाएंगे, पासपोर्ट में वो सब डिटेल फिल होती हैं। तो फिर आपको खुद ही जाना पड़ेगा पासपोर्ट बनवाने के लिए। और अर्जेंट में अगर पासपोर्ट चाहिए तो उसके लिए आप पहले अप्लाई कर दीजिए, आपका एडमिशन लेटर आ जाएगा, एंड देन आप जाके अर्जेंट में पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे इमीडिएटली पासपोर्ट चाहिए क्योंकि मुझे ट्रैवल करना है। तो उसमें आपको पासपोर्ट अर्जेंट में अप्लाई हो जाएगा। वीज़ा कौन अप्लाई करेगा, वीज़ा लेटर हमारी तरफ से आपको मिलेगा, जो कि यूनिवर्सिटी हमें प्रोवाइड करेगी, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और आपकी वीज़ा की फ़ाइल जैसे ही आप हमको अपना अप्रूवल देते हैं, ऑथराइज करते हैं, तो आपके बिहाफ पे हम आपका वीज़ा अप्लाई कर देंगे। फाइनेंशियल गारंटी कितनी होनी चाहिए, तो जितनी फर्स्ट ईयर की फीस है उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। फाइनेंशियल गारंटी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। अगर आपने जैसे मान के चलिए कि सोचा कि नहीं, कहीं कहीं तो मांगा जाता है, कहीं नहीं मांगा जाता, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह फाइनेंशियल डेटा मांगा ही जाए आपसे, लेकिन आप समझिए कि वीज़ा में रिजेक्शन होने के चांसेस आपके कम से कम हो जाएंगे अगर एम्बेसी को ये पता चलेगा कि इनके पास में इतना पैसा है जिससे ये वहाँ पे होने वाले खर्चों को सस्टेन कर सकें। तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स के वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप सेफर साइड में जितना भी फर्स्ट ईयर में खर्चा आना है उसको एक अकाउंट में डालें और उसका स्टेटमेंट निकाल के आप सबमिट कर दें। तो इससे आपके अप्रूवल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लैंग्वेज। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि अरे हम तो जा रहे हैं रशिया, और या जा रहे हैं किर्गिस्तान या चाइना या फिर कोई और कंट्री में, और वहाँ तो बोली जाएगी लोकल लैंग्वेज। अब हम क्या करें, हमको तो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, हम लैंग्वेज नहीं सीखना चाहते। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए MBBS अब्रॉड कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि आपको लैंग्वेज तो सीखनी ही पड़ेगी। आप अब्रॉड छोड़िए, आपको इंडिया में लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। आप अगर किसी नॉन हिंदी या नॉन इंग्लिश स्पीकिंग किसी भी उसमें चले गए, स्टेट में चले गए, अच्छा वो भी छोड़िए, अगर कोई तमिलनाडु का स्टूडेंट है, वो आ जाता है मान के चलिए दिल्ली में या यूपी में कहीं, तो उसको हिंदी सीखनी पड़ेगी। कोई हिंदी स्पीकिंग है, केरला चला गया, तो उसको मलयालम सीखनी पड़ेगी।
तो लैंग्वेज तो इंडिया के अंदर ही इतनी सारी चलती है, और अब्रॉड में जिस देश में आप जा रहे हो वहाँ की लैंग्वेज आपको सीखनी ही होगी। और सीखनी कैसे होगी? सिखाई जाएगी यूनिवर्सिटी के द्वारा, और प्रैक्टिस करेंगे आप खुद। रोज़मर्रा की भाषा जो आप बोलेंगे, रोज़ जो भी काम पड़ते हैं, आप जाते हैं टैक्सी लेते हैं, आप सुपरमार्केट जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, हर जगह आपको वही लोकल लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। इंग्लिश स्पीकिंग लोग कम हैं। जो CIS कंट्रीज हैं, जिसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो गई, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान या रशिया की बात करें या चाइना की बात करें, यहाँ पर लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में ही बात करना पसंद करते हैं। तो आपको सीखनी ही पड़ेगी, और सीखते हैं क्योंकि ये तो नियम चला आ रहा है ज़माने से। और इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स जा रहे हैं, 30,000 के करीब स्टूडेंट्स अब्रॉड में जाते हैं हर साल, 25-30 हज़ार, यही डेटा आता है। सब सीखते हैं, आपको भी सीखनी पड़ेगी। अगर आप लैंग्वेज नहीं सीखना चाहते तो जाहिर सी बात है ऑप्शन यही खत्म हो जाता है आपका। लैंग्वेज सीखना कितना आसान है? काफ़ी आसान है। लैंग्वेज लगभग सभी स्टूडेंट्स बोलना सीख जाते हैं जो वहाँ पर 1 साल से ज़्यादा रह लेते हैं, और 6 साल का प्रोग्राम है आपका। आप बहुत अच्छे से लैंग्वेज सीखेंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर डिग्री, जो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डिग्री MD की मिलेगी, MBBS की मिलेगी, जनरल मेडिसिन होगी, क्लिनिकल मेडिसिन होगी, क्या होगी? देखिए, इंडिया और चाइना में बोला जाता है MBBS। अगर आप इंडिया से करते हैं MBBS की डिग्री मिलती है, चाइना जाते हैं फिर भी MBBS की डिग्री मिलती है। लेकिन अगर आप रशिया जाते हैं, उज्बेकिस्तान जाते हैं, कजाकिस्तान जाते हैं, किर्गिस्तान जाते हैं, तो यहाँ पर आपको जो डिग्री मिलेगी वो मिलेगी MD जनरल मेडिसिन की। हालांकि MD इंडिया में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है, तो लोग सोचते हैं कि नहीं हम तो MD लिख के अपनी प्रैक्टिस करना चालू कर लेंगे, वो आपकी इक्विवेलेंट टू MBBS ही मानी जाएगी। तो इसका आप ध्यान रखें। तो उसमें मत पड़े कि हमने डिग्री लगा दी MD और बस उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, लोग सोचेंगे भाई पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आप उसको मान के चलिए कि MBBS के बराबर ही आपको डिग्री मिलेगी, और उसकी वैल्यू वही होगी। जब आप एलिजिबिलिटी अपनी यहाँ एवेल्युएट करवाएंगे NMC में, तभी आपको मिल जाएगा कि आप MBBS ही हैं, आप MD नहीं हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हैं। खैर, ये तो हो गई। ड्यूरेशन कितनी है? 5 साल है, 5.5 साल है, 6 साल है। कई बार गार्जियन कहते हैं कि अरे वो तो 5 साल का कोर्स है, इंडिया में तो 4.5 साल का कोर्स है, तो मैं तो नहीं भेज रहा। होता है। देखिए, आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि सबसे पहले आपका जो प्रोग्राम होगा वो इंडिया में 4.5 साल और 1 साल की इंटर्नशिप मिला के 5.5 साल का होता है। अब आप अब्रॉड जाते हैं, वहाँ पर 5 साल का कम से कम प्रोग्राम होता है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। तो 6 साल तो आपको अब्रॉड में गुजारने पड़ेंगे। 6 साल, कहीं कहीं 7 या 8 साल भी हो सकते हैं, लेकिन मान के चलिए कि 6 साल वाले बहुत सारे कॉलेज आपको मिल जाते हैं। उसके बाद आप इंडिया आएंगे, आपको इंटर्नशिप फिर से करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि 2 बार इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। एक जिस कंट्री से MBBS कर रहे हैं वहाँ पर, एक करेंगे आप इंडिया में आके। तो 2 इंटर्नशिप होंगी, तो 6 और प्लस 1 साल इंडिया में, तो 7 साल का प्रोग्राम आपका है कम से कम। ये मान के चलो आप। अच्छा, इंडिया से कंपेयर करोगे तो 1 साल का कम से कम आपका टाइम ज़्यादा लगेगा कंपेयर टू इंडिया में। आपका टाइम कम लगेगा, अब्रॉड में ज़्यादा लगेगा। फिर NMC के रूल्स क्या हैं? NMC सिंपल 2-4 बातें कहती है कि भाई जहाँ जा रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, उसी से पास आउट होके आना है। ऐसा मत करना कि भाई ट्रांसफ़र ले लो बीच में। इंग्लिश में आपका प्रोग्राम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई और लैंग्वेज में आप पढ़ाई करना चालू कर दो बीच में, तो वो नहीं चलेगा। इसके अलावा जिस देश में जा रहे हो वहाँ से 1 साल की इंटर्नशिप करके आना। और चौथी बात है कि जिस देश में जा रहे हो वहाँ से प्रैक्टिस करने का लाइसेंस लेके आना। अब ये क्या इतनी मुश्किल चीज़ें हैं कि भाई NMC के रूल्स आ गए, अब क्या करें? कुछ भी नहीं है। इंग्लिश में तो आपको पढ़ना ही था पहले भी। इसके अलावा जिस कंट्री में जा रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, वहीं से पास आउट होके आओ। अब ये छोटी सी ऐसी चीज़ है कि ट्रांसफ़र अलाउड नहीं है, तो पहले ही रिसर्च कर लो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में। ये मत करना कि वहाँ पहुँच के फर्स्ट ईयर के बाद लगता है कि अरे गलती हो गई, तो फिर वो गलती बड़ी महंगी पड़ती है आपको। तीसरी चीज़ है कि इंटर्नशिप आपको करनी पड़ेगी, वो तो पहले भी करनी पड़ती थी आपको। और चौथी चीज़ है कि भाई लाइसेंस लेके आना। अब लाइसेंस वाली बात पे यहाँ पर पेच फंसता है। लोग कहते हैं लाइसेंस लेके आना पड़ेगा। देखो भाई, आप जिस कंट्री में जा रहे हो, मान के चलिए कि आप किर्गिस्तान गए। किर्गिस्तान में आपने वहाँ से MBBS की पढ़ाई करी। आपके बैच में वहाँ के लोकल स्टूडेंट भी होंगे जो कि डॉक्टर बनना चाहेंगे। अब वो लोग भी तो लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, तो आप भी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दो। तो जो 6 साल में आपने पढ़ा है वो आपसे पूछा जाएगा। 6 साल में आपके जो वहाँ के लोकल स्टूडेंट हैं वो भी पढ़ेंगे और उनसे भी वही पूछा जाएगा। तो जब वो पास कर रहे हैं, उनको तो पास करना ही है, क्योंकि उनका तो मोटिव ही है कि उसी कंट्री में MBBS उसी कंट्री में प्रैक्टिस करें। तो भाई आपको भी लाइसेंस लेना कौन सा बड़ा काम है? अगर आप रशिया जाते हो, वहाँ लाइसेंसिंग एग्जाम होगा, तो रशियन स्टूडेंट का भी होता है, वो भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप भी डॉक्टर बनने गए हो, तो आप इसमें आराम मांगते क्यों हो? इसमें आराम की कोई ज़रूरत है नहीं। आप ये मत मान के चलो कि वहाँ हमारे लिए लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाए, रशियन स्टूडेंट्स तो जाके अपना लाइसेंसिंग एग्ज़ाम दें, हम ना दें, तो ऐसा नहीं है। आपको भी देना पड़ेगा और कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये NMC के रूल हो गए। अब यूनिवर्सिटी के रूल सुन लो।
अटेंडेंस कंपलसरी है क्या? बिल्कुल 100% अटेंडेंस कंपलसरी है। आप कोई भी क्लास मिस नहीं कर सकते। कोई क्लास आपने मिस की तो उसकी जगह आपको एप्लीकेशन देके दूसरी क्लास करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा क्लास, और उसकी थोड़ी सी पेनल्टी होगी, $5 $4 ऐसा समथिंग कुछ पैसा लगता है, यूनिवर्सिटी वाइज अलग अलग होता है। तो आपने पे कर दिया, क्लास कर ली, बात खत्म हो गई। उस क्लास में जो टेस्ट हुआ वो आपने पास कर लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन आप ये सोचो कि आपने 15-20 दिन क्लास मिस कर दी, 30 दिन क्लास मिस कर दी, आप अटेंडेंस आपकी 60% 70% चल रही है, तो उसमें क्या होगा? उसमें आपका पूरा एडमिशन टर्मिनेट होगा, आप इंडिया वापस आएंगे। तो 100% अटेंडेंस मैंडेटरी है, क्लास छूट जाती है, स्पेशल केसेस में आपको दोबारा करनी पड़ेगी। अब इस नियम को अच्छा मानिए या आप समझिए कि ये ज़्यादा सख्ती है, वो आपके ऊपर है, लेकिन नियम तो यही है। री एग्ज़ाम होता है क्या? अगर किसी एग्ज़ाम में आप फेल हो गए तो क्या होगा? तो होगा ये कि आपको एक मौका दिया जाएगा तुरंत, उसमें आप पास कर लीजिए। नहीं कर पाए तो आपका साल भर बाद फिर से एक मौका होगा, उसमें आप पास कर लीजिए। अब हो गए 3 मौके। पहला जो आपका रेगुलर जो टाइम पे एग्ज़ाम होना था उसमें फेल हो गए, फिर उसके बाद 1 साल बाद हुआ, उसमें 1 महीने बाद हुआ, उसमें भी फेल हो गए, 1 साल बाद हुआ, उसमें भी फेल हो गए। उसके बाद में फिर आपको यूनिवर्सिटी से स्पेशल रिक्वेस्ट करके, अगर यूनिवर्सिटी ने मान लिया तो एक का एग्ज़ाम और करवा दिया जाएगा। अब हो गए टोटल 4 मौके किसी एक एग्ज़ाम को पास करने के, फिर भी नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा? फिर एडमिशन होगा कैंसिल। तो ये भी बात है। तो अगर आप सिंसियर हैं, आप सोच रहे हैं कि हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, क्लास नहीं छोड़ेंगे, परफॉर्मेंस अच्छा रहेंगे, तब तो सब ठीक है। लेकिन क्लास छोड़ोगे, उसके बाद एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे, उसके बाद साल 2 साल में जो री एग्ज़ाम्स होंगे उसमें भी फेल हो जाओगे, तो फिर तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता, एडमिशन टर्मिनेट ही होगा। फिर कई बार ये बातें भी सुनने को आती हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई फलां-फलां किसी यूनिवर्सिटी में हमारा कोई दोस्त पढ़ता है, उसने कहा कि $300 दिए और पास हो गए, या $200 दिए, पास हो गए। किसको दिए? किसी टीचर को दे दिए। ये सब बातें अफ़वाह होती हैं, ये इनमें कोई सच्चाई नहीं है। हर एक यूनिवर्सिटी में एंटी करप्शन के कड़े रूल्स होते हैं। ये चीज़ें आपको देखने को कहीं नहीं मिलेंगी, ये सब अफ़वाहें होती हैं, बरगलाने वाली बातें होती हैं। तो आप एग्ज़ाम तभी पास कर पाएँगे जब आपका परफ़ॉर्मेंस अच्छा होगा। कोई भी आपको टारगेट करके ज़बरदस्ती फ़ेल नहीं करेगा, कोई भी आपसे फ़ालतू पैसा नहीं माँगेगा। और ये जो स्टूडेंट्स कहते हैं, कुछ-कुछ स्टूडेंट्स हैं कमेंट करते हैं यूट्यूब पे, तो मैंने वो भी इंक्लूड कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो किसी के मन में कोई बात रह जाए। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में सब सवाल जो ज़रूरी हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो इसलिए ये जो चीटिंग वगैरह की बातें हैं उसमें चक्कर में पड़ना मत कभी, और इससे कुछ होने वाला है नहीं आपका। फिर टीचर्स की बात, आप ये भी जान लीजिए कि कहाँ मुश्किल आती है। क्या टीचर इंग्लिश बोलते हैं? तो बिल्कुल इंग्लिश बोलते हैं, बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स को कहते हैं वो टीचर अच्छी इंग्लिश बोलते ही नहीं है, पता नहीं क्या बोलते हैं, समझ में नहीं आता। वो प्रॉब्लम है एक्सेंट की। इंडिया में जिस हिसाब से इंग्लिश बोली जाती है, हम अपनी लैंग्वेज, जैसे हम हिंदी बोलते हैं, लगभग वैसे ही इंग्लिश बोल देते हैं, या कोई और रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं। कोई अगर आप साउथ इंडियन से मिलेंगे तो वो जैसे अपनी तमिल तेलुगु बोलते हैं, उसी एक्सेंट में इंग्लिश बोलना चालू कर देते हैं और सबको अच्छे से समझ में आती है। लेकिन आप अमेरिकन को देखेंगे तो उनकी एक्सेंट अलग है, आप ब्रिटिश को देखेंगे उनकी एक्सेंट अलग है, फ्रेंच अलग तरह से इंग्लिश बोलते हैं, इसके अलावा रशियंस अलग तरह से इंग्लिश बोलते हैं, चाइनीज़ अलग तरह से इंग्लिश बोलते हैं। दुनिया भर में जो उनकी लोकल लैंग्वेज होती है उसका एक लहजा इंग्लिश बोलने में आता है। ऐसे ही आप किसी दूसरे देश में जाएँगे तो वहाँ जो टीचर इंग्लिश बोलेंगे वो तो अपने हिसाब से अच्छी बोल रहे हैं, कुछ टीचर तो बिल्कुल आपको ब्रिटिश एक्सेंट में इंग्लिश एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश बोलते हुए मिलेंगे, बट इंडियन स्टूडेंट को उस चीज़ की आदत नहीं होती, तो उनको ढलने में लगता है टाइम। ये है सच्चाई। अब इसमें क्या है, स्टूडेंट कई बार कहते हैं अरे टीचर ने क्या इंग्लिश बोली, हमको समझ ही नहीं आ रही। तो ऐसा हो सकता है कि किसी भी फॉरेनर से बात करते समय आपको दिक्कत हो, किसी भी इंग्लिश की मूवी अगर इंग्लिश में ही देख रहे हैं और अगर वो किसी दूसरे कंट्री में बनी हुई इंग्लिश की मूवी है, तो फिर आपको उसमें भी समझने में दिक्कत आएगी। तो वो वाली प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स कहते हैं कि ऐसी यूनिवर्सिटी बताओ जहाँ टीचर ही इंडियन हो, जहाँ टीचर ही अगर इंडियन हो गए तो फिर इंग्लिश बोलने वाला ये झंझट ही खत्म हो जाएगा, हम तो हिंदी में बात कर लेंगे या फिर और किसी रीजनल लैंग्वेज में बात कर लेंगे। ऐसा होता है। तो कहीं कहीं इंग्लिश ना, कहीं इंडियन टीचर कहीं कहीं हैं, और वो कहाँ हैं? वो ज़्यादातर उज्बेकिस्तान में या कुछ किर्गिज यूनिवर्सिटीज़ में मिलेंगे। लेकिन जो बहुत बड़ी बड़ी और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर बहुत कम इंडियन टीचर बहुत कम मिल जाते हैं। जो बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ ऐसा रेयर है, क्योंकि वो इंटरनेशनल एक्सपोज़र पे ध्यान देते हैं, वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं कि इंडियन स्टूडेंट आ रहे हैं तो हम इंडियन टीचर को ही लेके आएँ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इंडियन टीचर किसी-किसी यूनिवर्सिटी में मिल भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको इंटरनेशनल एक्सपोज़र के लिए तैयार रहना पड़ेगा। फिर रेगुलर टेस्ट होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। जैसा मैंने अभी बताया कि हर क्लास के बाद एक क्लास टेस्ट होगा, अमूमन होता है ऐसा, तो उसको आपको पास करना होगा तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो पढ़ाई सख्त है, आपको हमेशा
तैयार रहना होगा, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे से अपने सिंसियरिटी के साथ में आप अपना प्रोग्राम पूरा करें, आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे। फिर इंडियन ऑथर्स की बुक चलती हैं क्या, इंडियन ऑथर की बुक से ही पढ़ना है, तो ऐसा कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है ऐसे, क्योंकि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल एक्सपोजर को ध्यान में रखते हुए जो बेस्ट बुक्स हैं वही एप्लीकेबल होंगी। ऐसा नहीं है कि इंडियन ऑथर का है तभी एप्लीकेबल होगी क्योंकि इंडियन स्टूडेंट जा रहे हैं। आप वहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट के लहजे से अपनी चीज़ों को समझिए। फिर एनएमसी कहती है कि इंटर्नशिप इंडिया में भी आके करो, हम तो वहाँ से भी करके आ रहे हैं, तो 2 बार करनी पड़ेगी क्या इंटर्नशिप? बिल्कुल 2 बार आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। इस चीज़ के लिए तैयार रहिए, 2 बार इंटर्नशिप करना मैंडेटरी है। यूएसएमएलई या प्लैब का हमारा विचार है तो हम क्या करें, किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें जो ECFMG से सर्टिफाइड हो, और ज़्यादातर अच्छी यूनिवर्सिटी ECFMG से सर्टिफाइड है। उसको चेक करने के लिए आप WDOMS की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर देख लीजिए ECFMG का सर्टिफिकेट है या नहीं। अगर है तो आप USMLE प्लैब वगैरह सबके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। AMC वगैरह MCCQE कुछ भी कर लीजिए, मतलब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, कहीं भी जाना है, फ्रांस वगैरह सब में चलता है। ECFMG का सर्टिफिकेट आपके लिए मैंडेटरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है हॉस्टल का। तो हॉस्टल में स्टूडेंट कहते हैं हमको तो 2 सीटर रूम चाहिए, कंसल्टेंट कहते हैं हम दिलवा देंगे। बाद में रियलिटी क्या होती है, वहाँ जाते हैं कहते हैं कि भाई 2 सीटर रूम तो है ही नहीं, हमको तो 6 सीटर में डाल दिया। 2 की बात हुई थी, 6 में डाल रहे हैं, तो बच्चे कहते हैं भाई हमको 4 में ही कर दो। तो फिर बात वो 4 में सेटल होके आ जाती है। अब समझिए यहाँ पर क्या है कि जो आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पर डॉर्मेटरी होती है। हॉस्टल का मतलब होता है कि एक रूम में कम से कम 4 स्टूडेंट रहेंगे। कुछ रूम छोटे हो जाते हैं तो वहाँ 2 सीटर 3 सीटर निकल जाते हैं, लेकिन आप मान के चलिए एक कमरे में 4 लोग ही रहेंगे। तो पहले से ही मन बना के जाएं कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी के जिस भी हॉस्टल में रहेंगे आपके साथ में 3 और लोग जरूर रहेंगे। हो सकता है 4 और रहें तो 5 सीटर रूम हो जाए। मैंडेटरी है ये, ध्यान रखिए, इसको रूल मान के चलिए। हाँ, फिर अल्टरनेट क्या है, अगर हम 4 सीटर में शेयरिंग नहीं करना चाहते तो आप अपार्टमेंट ले लीजिए। लेकिन अपार्टमेंट आप तब लीजिए जब आपको लैंग्वेज आ जाए, मतलब कि 6-8 महीने का इंतजार करने के बाद अपार्टमेंट लीजिए। तो 6-8 महीने हमें क्या करना पड़ेगा, हम तो 2 सीटर रूम में एडजस्ट होना, मतलब 4 सीटर रूम में हम एडजस्ट नहीं होना चाहते, 2 सीटर हमको रूम चाहिए। अब 2 सीटर तो मिल नहीं रहा, आप क्या करें, तो आप करिए एडजस्ट। यही एक नियम है, यही हो सकता है जो प्रैक्टिकल है। तो किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने से पहले इस चीज़ का मन बना लीजिए, यूनिवर्सिटी हॉस्टल में आपके साथ 3 और लोग रहेंगे, 4 सीटर में आप जाएंगे। फिर लॉन्ड्री होगी क्या वहाँ पर, तो बिल्कुल। वॉशिंग मशीन कई बार स्टूडेंट अपनी खरीद के लगा लेते हैं, वो भी अलाउड है। कहीं यूनिवर्सिटी की लॉन्ड्री सर्विस होती है, पेड होती है, महीने का 500-800 रुपये आपसे लगेगा और आप जाके वहाँ पर कपड़े धुल सकते हैं, ड्रायर में कपड़े सुखा के आप अपना यूज कर सकते हैं। तो ये सर्विस होती है। और कहीं स्टूडेंट कहते हैं कि भाई 2 वॉशिंग मशीन है और 40 लोग हैं, अब हम क्या करें, हमें नंबर नहीं लगाना, तो अपनी वॉशिंग मशीन खरीद के वहाँ पर लगा लेते हैं, तो ये भी अलाउड है। फिर रूम में एसी होगी या हीटर होगा। हीटर तो देखो मैंडेटरी है, आप किसी भी CIS कंट्री में जाते हैं तो हीटर तो मिलेगा ही मिलेगा। चाइना में जाते हैं तो आपको एसी मिलेगी ही मिलेगी, वो क्लाइमेट के ऊपर होता है। आप कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो एसी भी मिलेगी, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। CCTV का सर्विलांस, सेफ्टी, सिक्योरिटी कैसी होगी, तो कॉमन एरियाज में CCTV का सर्विलांस होगा, एंट्री एक्सेस कार्ड्स के थ्रू ही होगी। हॉस्टल में नीचे सिक्योरिटी गार्ड मौजूद रहेंगे। ये सब चीज़ें जैसे कि हो सकती हैं, वो सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है। इंडियन मैस होगी क्या, कहीं होगी बिल्कुल। अगर प्राइवेट हॉस्टल है तो उसमें इंडियन मैस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर गवर्नमेंट हॉस्टल है तो उसमें चांसेस हैं भी, नहीं भी हैं। अगर इंडियन मैस होगी तो वो थर्ड पार्टी के द्वारा होगी, और वो जो भी थर्ड पार्टी होगी वो अपना चार्ज डिसाइड करते हैं। आमतौर पर $1200 से लेके $1500 पर ईयर का चार्ज लगता है। अब इसमें ये नहीं हो सकता कि आप सोचें कि आपने तो एडमिशन लिया और आपका वीज़ा वगैरह लग के आप नवंबर में पहुंचे और वहाँ आपका प्रोग्राम जून में ख़त्म हो जाएगा, तो आपने सोचा कि एक काम करते हैं 6 महीने का पैसा देते हैं या 7 महीने का पैसा देते हैं। तो ऐसा कुछ मंथली नहीं चलता है, सेशन टू सेशन आपका ये प्रोग्राम चलेगा। जो थर्ड पार्टी वेंडर होगा वो आपसे फिक्स पैसा $1500, $1300, $1400 ये आपसे चार्ज करेगा और आपको खाना मिलेगा। इसके अलावा ये ऑप्शन नहीं है कि आप चाहेंगे कि मंथली हम $100 दे दें, $200 दे दें पर अपना खाना खाते रहें, 1 महीना खाया 1 महीने नहीं खाया, ऐसा जनरली पॉसिबल नहीं होता है। और मेस का पेमेंट की बात आपने समझ ली, आप 1 महीना खाएं, आप 1 साल खाएं, पैसा आपका उतना ही लगेगा। अब खाना मिलता कितने टाइम है, जनरली 3 टाइम मिलता है। सुबह आपका चाय या थोड़े बहुत बिस्किट वगैरह, ब्रेड वगैरह हो गए तो वो आपका ब्रेकफास्ट हो गया। उसके बाद आपको लंच मिलता है और फिर डिनर मिलता है। अब बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि अरे हम तो खाना खा ही नहीं पा रहे,
और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कहते हैं कि हम खाना खा ही नहीं पा रहे हैं, लंच का टाइम है 12 से लेके 2 बजे तक और मेरी क्लास का टाइमिंग है 12 से लेके 3 बजे तक। अब 3 बजे के बाद में अब हम क्या करें, हॉस्टल जाएंगे क्योंकि 4 बजे से फिर से क्लास है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, कैसे कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपको आएगी ही आएगी। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, अभी समझ लीजिए कि जब आप स्टूडेंट लाइफ में हैं आपकी प्रायोरिटी क्लास होगी, खाना भी आपको खाना है, वो भी आपको मैनेज करना है। तो जनरली क्या होता है कि थोड़ा लेट लतीफ़ खा लेते हैं। आप 12 बजे ना आके 3 बजे आके खाना खा सकते हैं, आप 3:30 बजे खाना खा सकते हैं। वो आपका टाइम मिसमैच होगा ही होगा लंच का, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। और या फिर आप कुछ पैक करके लेके जाएँ, अगर आपने कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन देख रखा है तो आप पैक करके लेके जाएँ। जो स्टूडेंट खुद खाना बनाते हैं उनके लिए तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सुबह उन्होंने कुछ बनाया, लंच हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद लंच स्किप कर दिया, डिनर कर लिया। तो ये चीज़ें कॉमन है क्योंकि यूनिवर्सिटी तो देखती है कि आप कहीं जो उनके यहाँ फूड चलता है वो तो क्विक फिक्स वाला होता है ना, जैसे बर्गर खा लिया या सैंडविच खा लिया अपना लंच में। यही हमको चाहिए प्रॉपर मील, दाल चावल सब्जी रोटी, उसमें लगता है टाइम। आप जाओगे कहीं बैठोगे खाओगे, चलते चलते तो खा नहीं लोगे। ये प्रॉब्लम आती है, इसमें आपको एडजस्ट ही करना पड़ेगा। अब कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं हमारा तो टाइम मैच कर गया, बड़ा बढ़िया है, हमारा 1:30 बजे का गैप होता है, 1:30 से 3 बजे या 1:30 से 2:30 बजे 2 घंटे का 1 घंटे का कहीं ना कहीं गैप है, और हॉस्टल भी पास में है, तो गए फटाक से खाना खा लिया वापस चले आए। कभी कहते हैं कि अब मेरी क्लास किसी दूसरी बिल्डिंग में लग रही है, अब दूर पड़ जाता है तो अभी हम खाना नहीं खा पा रहे। तो ये होता रहेगा, ठीक है। कभी आपका खाना मिस होगा, कभी आप टाइम से खा पाएंगे, कभी आपको पैक करके लेके जाना पड़ेगा। इस तरह से ही आपको इंतज़ाम करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं कमेंट करके बताएं ये सच्चाई है या नहीं। और यही है, मतलब अब ऐसा नहीं है कि आप सोचिए कि हम कुछ और कर लेंगे, नहीं, यही है, यही इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। या फिर खाना खुद से बनाते हो तो हैवी ब्रेकफास्ट करके चले जाओ। मैथ्स के बाद में फिर वेदर की बात आती है। लोग कहते हैं कि -25 में मैं कैसे सर्वाइव करूँगा, -30 डिग्री टेम्परेचर साइबेरिया में जा रहा हूँ, कैसे सर्वाइव करूँगा, -40 डिग्री टेम्परेचर है, कैसे सर्वाइव करूँगा। देखिए सिटीज़ फंक्शनल रहती हैं, रशिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कितनी भी बर्फबारी हो सिटीज़ फंक्शनल रहती हैं। कैसे रहती हैं, हर बिल्डिंग में सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम लगा होता है। आप किसी भी बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं, आप टी शर्ट पहन के रह सकते हैं, वहाँ इतनी गर्मी रहेगी। बाहर निकलते हैं, सर्दी ज़्यादा होगी, तो वहाँ बर्फ़ वाले जो जैकेट जूते वगैरह आते हैं वो आप खरीद लीजिए और उसके साथ में आप करिए अपना काम, क्योंकि बाकी लोग भी तो वही कर रहे हैं, जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो भी वही कर रहे हैं, और इंडियन स्टूडेंट भी जाके वही कर रहे हैं। तो सर्वाइव आप कर जाएंगे वहाँ पे, बट आपको ध्यान रखना होगा आप प्रॉपर कपड़े पहन के बाहर निकलें। लिविंग कॉस्ट की बात आती है। लिविंग कॉस्ट क्या है ये? देखिए, आपने ट्यूशन फीस जमा कर दी, हॉस्टल अकोमोडेशन की फ़ीस जमा कर दी, इंडियन मेस आपने ज्वाइन कर ली। इंडियन मेस में एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, इंडियन मेस में जो इंडियन मेस प्रोवाइडर होता है वो थर्ड पार्टी होती है, बिल वगैरह आप उनसे ही ले लीजिए अगर आपको चाहिए तो। देखिए लिविंग कॉस्ट क्या होती है? लिविंग कॉस्ट सबसे पहले तो आप समझिए कि वहाँ पर रहने में जो आपके रोज़मर्रा के खर्चे होंगे वो लिविंग कॉस्ट होगी। ट्यूशन फीस इसमें आती नहीं है लिविंग कॉस्ट में, हॉस्टल फीस इसमें आती नहीं है, अगर इंडियन मेस ज्वाइन कर ली उसमें आती नहीं। अब लिविंग कॉस्ट में क्या हो गया, आपके रोज़मर्रा के खर्चे, आपकी पॉकेट मनी, ट्रैवल का चार्ज, कॉपी किताब खरीद ली उसका चार्ज, दोस्तों के साथ बैठे कैंटीन में कॉफ़ी पी चाय पी उसका चार्ज, ये सब हो गए आपके लिविंग एक्सपेंस के खर्चे। कितना आपको पैसा चाहिए होगा? तो सीधा जवाब है लगभग 15,000 रुपये महीना। इससे कम में भी काम चला सकते हैं क्या? तो बिल्कुल चला सकते हैं, इससे कम में भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन आपको स्ट्रेस ना हो, आपको ऐसा ना लगे कि आपके पॉकेट में पैसे कम हैं, आपको इस चीज़ को सोच समझ के खर्चा कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आप ये छोटी-छोटी फाइनेंशियल डिसीजन में ये स्ट्रेस दे रहे हैं, ये सब ना हो। तो 15,000 रुपये पर्याप्त हैं, इसमें आपका अच्छे से काम चल जाएगा। खाने-पीने का खर्चा भी ऐड कर लेते हो तो 25,000 रुपये महीना आपको चाहिए। तो ये बजट आपका होना चाहिए। तो लिविंग कॉस्ट समझ लिया आपने। इसके अलावा बैंक अकाउंट का सिस्टम क्या है वहाँ पर, ये खर्चा आप यहाँ से पहुँचाएँगे कैसे? तो देखिए रशिया के अंदर सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो वहाँ तो आपका जो मीडियम है वो आप किसी रेमिटर के थ्रू आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, वो हो जाते हैं कहीं-कहीं, किसी-किसी बैंक के थ्रू नहीं होते हैं, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बट आपका वो मैनेज हो जाता है। अब ये बैंक अकाउंट के थ्रू आप कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं लिविंग कॉस्ट का खर्चा? तो उसके लिए आप किसी फॉरेक्स एजेंट से बात कर लीजिए। वो फॉरेक्स एजेंट आपका वहाँ जो रशिया में या फिर किसी और कंट्री में, चाइना में, किर्गिस्तान में कहीं भी कोई अकाउंट होगा, उस बैंक अकाउंट में पैसे आपको पहुँचा देगा। आप यहाँ उस रेमिटर के पास में जो आरबीआई ऑथराइज़ फॉरेक्स एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू आप पैसा ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अब इसके बाद बहुत से लोग कहते हैं कि कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या ठीक रहेगा? कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बच्चा वापस ही ना आए, वो वहीं सेट हो जाए, उसको लगे कि नहीं ये कंट्री अच्छी है, यहाँ तो मज़ा। बहुत से गार्जियन कहते हैं कि भाई बच्चा वापस आएगा। अब ये देखिए वापस आना ना आना ये तो पर्सनल चॉइस के ऊपर होती है, लेकिन कल्चरल चीज़ों में अगर हम बात करें तो पहली बात है कि सेफ्टी सिक्योरिटी पूरी रहती है, कोई किसी को फालतू तंग नहीं करता।
इसके अलावा आप इस चीज़ के लिए अश्योर रह सकते हैं कि वहाँ आपके साथ किसी तरह का रेसिज्म नहीं होगा, आपकी डिग्निटी मेंटेन करी जाएगी। वहाँ बाकी लोग जिस हिसाब से आपसे बात करते हैं, जब तक कि आप उनसे फालतू नहीं उलझ रहे हैं, आप ही कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं, तब तक ऐसे बहुत रेयर इंस्टेंसेस होते हैं जिसमें कोई ऐसी शिकायत आए कि हमको वहाँ किसी ने परेशान किया। तो कल्चर उनका ऐसा है कि आप उसमें मोस्ट वेलकम हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं लड़की है कैसे भेजूँ, हमारी लड़की है, लड़का होता तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़की है तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। देखिए 50% के करीब-करीब तो लड़कियाँ ही एडमिशन ले रही हैं। 50 नहीं होंगी, 40% होंगी, इससे ज़्यादा अंतर नहीं आता। मैं तो इतना स्टूडेंट्स को देखता हूँ, अगर हम डेटा निकालते हैं तो हर 100 स्टूडेंट में लगभग 40, 45, 50 लड़कियाँ होती हैं, तो लोग तो भेज ही रहे हैं। तो ये तो डाउट नहीं है, और लड़कियाँ अच्छा कर रही हैं वहाँ पे, वहाँ से आती हैं, अच्छी डॉक्टर बनती हैं। तो इस चीज़ पे आप डाउट मत रखिए कि लड़की है वहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी, ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम सेफ सिक्योर है। वही बेसिक चीज़ें हैं कि जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सब फॉलो किए जाते हैं। मतलब हॉस्टल वगैरह में सर्विलांस होता है, सीसीटीवी एक्सेस होता है, सिक्योरिटी अच्छी होती है, और बाकी जनरल सेफ्टी सिटीज़ के अंदर होती है। सेफ्टी रैंकिंग में भी ये कंट्रीज़ काफ़ी ऊपर आती हैं इंडिया से, तो फिर कोई ऐसे सवाल रह नहीं जाते। अब एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप वगैरह कैसे होगा जब जाएँगे? अगर आप एमबीबीएस डायरेक्ट के थ्रू जाते हैं तो फिर तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम ही ये सब अरेंज करवाएँगे, बाकी जिस कंसल्टेंसी से जाते हो उनसे आप बात कर लो। होम सिकनेस की प्रॉब्लम आती है क्या? बिल्कुल आती है, बहुत बच्चों को आती है होम सिकनेस की प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम होती है होम सिकनेस की? यहाँ से बच्चे गए, मान के चलिए किसी छोटे शहर में रहने वाले कोई बच्चे जिन्होंने 12th की नीट में एग्ज़ाम दिया, स्कोर आ गया 250-300, कोई ऐसी तैयारी नहीं, अब जल्दी डॉक्टर बनना है, और लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अब तो हम अब्रॉड में जाएँगे, अच्छी मेहनत करेंगे, बढ़िया डॉक्टर बन के आएँगे। अब वो किसी छोटे शहर से ज़्यादा निकल के बाहर अकेले रहे नहीं। अब उतने दूर देश में अलग लैंग्वेज, अलग माहौल, पूरा क्लाइमेट अलग, वहाँ जाके अलग रह रहे हैं, तो प्रॉब्लम आती है। बहुत से बच्चे कहते हैं, लगभग 8-10% बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अरे मज़ा नहीं आ रहा है, घर जाना है, यहाँ कैसे 6 साल कटेंगे मेरे, यहाँ तो खाना ही नहीं मिलता है, वहाँ तो गली-गली में समोसे और पता नहीं क्या-क्या मिलते थे, शाम को निकल जाते थे, कभी जलेबी खाते थे, कभी समोसे खाते थे, कभी पूड़ी खाते थे। अब यहाँ तो खाना ही अलग हो गया, इंडियन खाना या तो मेस में मिलता है या खुद बनाओ, बड़ी दिक्कत हो रही है। सर्दी इतनी ज़्यादा है, हम तो गर्म जगह पे रहे, कभी सर्दी में नहीं रहे। ये वेरियस रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चों को होम सिकनेस की प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये ठीक हो जाती है थोड़े समय में। जब रहते हैं वहाँ माहौल में ढल जाते हैं, चीज़ें देखते हैं कि इतनी व्यवस्थित हैं, इतनी अच्छी है यहाँ पे, तो वहाँ ढल जाते हैं, और फिर उनका जो सपना होता है कि उनको डॉक्टर बनना है, वो उनको मोटिवेट करता है। तो होम सिकनेस की प्रॉब्लम टेम्परेरी है, 1-2 महीने में सेट हो जाते हैं। कुछ बच्चे बहुत पैनिक कर जाते हैं, जाते हैं और जाते ही कहते हैं कि नहीं, 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 अब तो हम रह ही नहीं पाएँगे, हमको वापस भेजो, वापस भेजो, वापस भेजो। वो बहुत जल्दी वापस आ जाते हैं, तो ढलने का अपने आप को मौका ही नहीं देते, तो एक अलग बात है। लेकिन ऐसे बच्चों की संख्या 1-2% ही होगी, अगर होगी तो, वरना इससे भी कम होगी। ज़्यादातर लोग थोड़ा-सा होम सिकनेस फ़ील करते हैं और उसके बाद में थोड़े दिन में ढल जाते हैं, तो ठीक हो जाते हैं, फिर उनको अच्छा भी लगने लगता है। अब जो सवाल पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते पार्ट टाइम जॉब, सोचना भी नहीं, क्योंकि आपका वीज़ा स्टडी वीज़ा है, आप जॉब करते हुए पकड़े गए, आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, वापस इंडिया भेज दिए जाओगे। कार, मोटरसाइकिल वगैरह ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन हमारी तरफ से एडवाइस है कि ना ही लो तो ज़्यादा बेटर है। किसी दूसरे देश में जाना, फिर उनके वहाँ पूरा प्रोसेस फॉलो करना, ट्रैफिक के रूल समझना, बहुत दिक्कत आएगी। इससे अच्छा है कि आप टैक्सी का यूज़ कर लीजिए। और क्लिनिकल रोटेशन की बात आती है कि क्लिनिकल रोटेशन कब से स्टार्ट होगा? तो क्लिनिकल रोटेशन मेडिकल की फील्ड में 3rd ईयर के बाद अच्छे से स्टार्ट हो जाता है इन फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में। तो आप क्लिनिकल रोटेशन के लिए तैयार रहें कि आपका 3rd ईयर से होना चालू हो जाएगा। अब ये थे ऐसे सवाल जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए थी। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत छोटे-छोटे से सवाल हैं, हमने उनको भी इंक्लूड कर दिया। कैसे देख सकते हैं? mbbsdirect.com पर जाएँ, मेन्यू में आपको दिखेगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उस पे क्लिक कीजिए। सेक्शन वाइज 150-200 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप एक-एक करके देख लीजिए। और इसमें भी अगर कोई ऐसा सवाल आपका उनको देखने के बाद भी रह जाए कि नहीं, एक और सवाल मेरे मन में था जिसका आंसर इस पूरी लिस्ट में नहीं है, तो आप हमको बता दीजिए, हम उसको इंक्लूड कर देंगे ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ को समझ पाएँ। होता क्या है कि कई बार स्टूडेंट गलतफ़हमी में, जल्दबाजी में, या फिर बिना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के, बिना पूरी चीज़ों की जाँच पड़ताल किए अप्लाई कर देते हैं, और जब अपनी यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं फिर उनको लगता है कि बहुत दिक्कत आ गई। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि हम 2 सीटर हॉस्टल में रहेंगे, हम तो बड़े फैंसी हॉस्टल में रहेंगे, हम तो किसी ऐसी जगह रहना चाहते हैं जहाँ पर एकदम सब कुछ लग्ज़री, शानदार, सब कुछ बढ़िया सा हो। अब नहीं होता है ऐसा, कई बार नहीं हो पाती हैं चीज़ें, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि अरे भाई ये तो क्या हो गया है, कंसल्टेंट ने हमको पहले बताया होता कि 4 सीटर में रहेंगे, कंसल्टेंट ने हमको पहले बताया होता कि हॉस्टल जिसकी फ़ीस पूरे साल की 10,000 है, उसमें सुविधाएँ बिल्कुल 5 स्टार नहीं है, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये तो इंडिया के सरकारी हॉस्टल जैसा है, तो बिल्कुल है, क्योंकि फ़ीस भी उतनी लग रही है।
अपार्टमेंट ले सकते हैं क्या, तो अपार्टमेंट हम जाते ही जाते अपार्टमेंट लेना चाहते थे, लेकिन अब अपार्टमेंट कंसल्टेंट बोल रहा है कि 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद लेना है। तो ये सारे सवाल आपको पहले पता होने चाहिए ताकि आप बाद में रिग्रेट ना करो, इसलिए पूरी लिस्ट बना के डाली है। और फिर भी अगर आपका कोई सवाल इसमें ना मिला हो मुझे भेज देना, मैं इसको अपडेट करता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है, कमेंट करके बताएं, वरना इस नंबर पर कॉल करें। आपको अगर कोई गाइडेंस चाहिए MBBS अब्रॉड में एडमिशन के रिलेटेड तो बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।